Good afternoon. Now, keeping the chain ahead, we are going to start Buddhism and the Buddha Sangha. And now, the Sangha, we know very well, is one of the element of three Ratna or three gems of the Buddhism. उसमें से एक त्रिरत्नों में से एक है संघ भी। अंडरस्टैंड। और संघ का एस्टेब्लिशमेंट आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने फर्स्ट सरमन जो सारनाथ में दिया, फर्स्ट सरमन, जो फाइव ब्राह्मण्स जो फाइव थे उनके फर्स्ट लिसनर थे, उन्हीं के साथ वहीं पर उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया संघ और महाधर्म चक्र परिवर्तन, मोशन, द ग्रेट व्हील इन मोशन। तो इस मोशन का जो व्हील था, इस धर्म का जो व्हील था, ये संघ ही, क्योंकि संघ वॉज द एक्सेलरेटिंग और नाउ इंस्ट्रूमेंट फॉर propagation of this great religion and the new religion, and it's this is the very responsible इंस्टीट्यूशन संघ था। और गौतम बुद्ध थ्रू द संघ वांटेड टू अचीव दिस गोल ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के गोल को संघ के थ्रू ही करना चाहते थे और करना था, क्योंकि इट वाज द बैकबोन ऑफ द रिलीजन। बिना संघ का रिलीजन्स को वाइड स्प्रेड नहीं बनाया जा सकता। और जो संघ का उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया, so it was on a very democratic pattern. Since he himself belonged to रिपब्लिकन स्टेट से बिलोंग करते थे, आप जानते हैं। और वहाँ भी जो किंग्स का या चीफ्स का जो इलेक्शन होता था, एक डेमोक्रेटिक वे से होता था। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और डेमोक्रेटिक के वे से किया जाता था। तो वो प्रभाव उनके कहीं न कहीं मस्तिष्क पर गौतम बुद्ध का था। और उन्होंने भी यहाँ जो भी किया, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन संघ में जो प्रोसेस था, जो स्ट्रक्चर इसका बनाया, वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। तो संघ चूँकि इसका एस्टेब्लिशमेंट या इसका फाउंडेशन उन्होंने फर्स्ट सरमन एट सारनाथ में ही उन्होंने कर दिया। उसके बाद वो संघ के मेंबर्स भी बने, वो जो 5 थे। और लेटर ऑन जो बनारस का एक बहुत रिच पर्सन था, वो यश नाम था, वणिक, उसने भी उसकी मेंबरशिप ज्वाइन किया था। उसके बाद बहुत से लोग थे जो बाय द पैसेज ऑफ टाइम ज्वाइन किया। और इसका संघ का सबसे बड़ा क्या है कि मोटिव्स क्या है संघ का? संघ का सबसे बड़ा मोटिव्स क्या था कि इसकी जो मोटिव था वो प्रोपगेट करना, इसके और प्रसार करना। और इस संघ में उन्होंने बुद्धिज्म में देयर वर टू काइंड्स ऑफ द डिसिपल्स। गौतम बुद्ध के 2 तरह के थे। एक तो पहला है कि मॉन्क्स जो भिक्षु कहे जाते थे, तो वो मॉन्क्स थे। एंड एक ले वर्शिपर्स होते थे जिसको उपासिका कहा जाता था। ले वर्शिपर्स जो हाउस होल्ड होते थे, जो वर्शिप करते थे, वो उपासिका। लेकिन इनकी जो मोनास्टिक लाइफ होती थी, जो भिक्षुज होते थे, देयर लाइफ भिक्षु, ये भिक्षुज का एक मोनास्टिक लाइफ होता था। मोनास्टिक ऑर्डर्स में ये एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड ऑर्डर्स में इन्हें रहना होता था। एंड इन्होंने ऑर्गेनाइज किया संघ रिलीजियस ऑर्डर में, बुद्धा संघ। आप जानते हैं कि धम्म वेयर द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द, आई हैव नॉट टू से। और सुन
नाउ बिकेम कंट्रोल ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉन्क्स, और संघ के ही थ्रू पूरी लाइफ स्टाइल जो है मॉन्क्स का, भिक्षु और भिक्षुओं की जो लाइफ स्टाइल है, दैट वाज कंप्लीटली स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय द संघ रूल्स। और ये संघ के बारे में जो रूल्स रेगुलेशन लिखे गए वो कहाँ लिखे गए हैं? विनय पिटक में। आपको मैंने बताया था कि 3 पिटक्स होते हैं, अभिधम पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक। तो विनय पिटक particularly now depicts or the refers about the rules and regulation of the संघा, laid down the rules and regulation in संघा। तो ये इनके लाइफ स्टाइल्स जो है मॉन्क्स का, और मोस्ट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। और आगे फर्दर देखा जाए कि नाउ द मेन एंड वुमेन इंटर्ड इन द संघा प्रोपगेशन के लिए, मेन एंड वुमेन। हालांकि आप जानते हैं कि वुमेन से गौतम बुद्ध वाज नॉट इन फेवर ऑफ इंटरिंग ऑफ वुमेन वुमेन सेगमेंट्स। क्यों? कि बिकॉज उनका एक अपना सोच था गौतम बुद्ध का, लेकिन आनंद के उनका जो सबसे क्लोजेस्ट और सबसे अफेक्शनेट हम कहेंगे कि डिसिपल्स था आनंद, तो उसकी रिक्वेस्ट पर गौतम बुद्ध ने अलाउड किया। जब गौतम बुद्ध से उन्होंने कहा तो उन्होंने ही गौतम बुद्ध ने कहा कि आनंद, यदि हम वोमेन्स को, स्त्रियों को इसमें अगर हम इंटरेस्ट दे देते हैं तो इसका जीवन जो हमारा संघ है या हमारे धर्म का जो जीवन है लाइफ से, वो 1000 साल कम हो। उन्होंने ये कहा था। और हालांकि गौतम बुद्ध उनके इच्छाओं को, चूंकि आनंद को बहुत मानते थे और वो ना नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि इसका हजारों साल, इसका जो लाइफ है हमारे धर्म का, वो कम हो जाएगा। He was a very far-sighted, और moreover, men women को enter the Buddhist monks and nuns in order preach Buddhism। ये क्या करते क्या? What their duty was to preach the Buddhism and wandered throughout the year। ये पूरी संघ के जो monks and nun थे, throughout the year they roamed door to door everywhere and preached the people about the Buddhism। बुद्धिज्म के बारे में लोगों को, और एक्सेप्ट द रेनी सीजन, 4 मंथ्स का जो रेनी सीजन होता था उसमें दे स्टेड एट द संघ, संघ में रहते थे, या किसी गुफा में भी अगर हो तो रेनी सीजन में कोई केव्स है तो वहां ये रहते थे और स्टडी करते थे। दे स्टडी एंड द रेनी सीजन में, और रिसाइड विहारा स्टडी एंड टीच, जो स्टडी करते थे और पढ़ाते थे लोगों को। ये उनका ये मूवमेंट नहीं करते थे रेनी सीजन में। देयर मूवमेंट वाज कंप्लीटली उनके मूवमेंट्स को रोका जाता है। मोरओवर, अब हम ये देखते हैं कि ये संघ में मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करना, हाउ टू ज्वाइन द, क्या इसमें एलिजिबिलिटी थी, एंड हु कुड एंड हु कुडंट, कौन आ सकते थे इसमें, कौन नहीं आ सकते थे। तो ये मेंबरशिप वाज ओपन टू ऑल, क्योंकि ये सिंस द इट वाज ए डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था संघ, तो इसमें सबको अलाउ किया गया था, एक्सेप्ट एंड द इरेस्पेक्टिव ऑल मैंने सबको, जैसे देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, किसी भी इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल, सभी आ सकते थे, चाहे किसी भी कास्ट, चाहे अपर कास्ट हो, ये या ट्रेडिंग क्लास हो, पेजेंट्स क्लास का कोई हो, या कोई लोअर क्लास का कास्ट का हो, सबके लिए ओपन था। एबव 15 ईयर्स, अगर उसकी एज होनी चाहिए 15 ईयर्स, एबव 15 ईयर्स। और परमिशन ऑफ नाउ द, इसके लिए जो भी whosoever wanted to join the संघ, they must have to be the prior permission from their parents, and it was the mandatory permission to seek the permission priorly from the parents। it was the mandatory, it was made mandatory, इसको बनाया गया कि भाई आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेरेंट्स से लेकर आइए, उसके बाद दिस विल बी द एंड द नाउ। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस थे, एंड कुछ जो कुछ लोग इसमें एलिजिबल नहीं थे, जैसे क्रिमिनल है, क्रिमिनल अलाउड नहीं था मेंबरशिप करना, लेपर्स को नहीं था, पर्सन्स अफेक्टेड बाय इन्फेक्शस डिजीज, या कोई दास है किसी का, वो अलाउड नहीं था, एंड एडमिशन इन द संघ। इनिशियली बुद्धा नॉट इन फेवर ऑफ द एडमिटिंग द वुमेन। मैंने आपसे पहले भी कहा कि बुद्धा पहले
नहीं थे, लेकिन पहली जो इन मेंबर्स बनी वोमेन वो थी कौन, आप जानते हो? ये बोल नहीं रहे आप लोग जो बैठे हैं। हु वाज दैट लेडी become the first members of the Sangha? She was the fostered mother of the Gautam Buddha named Mahapajapati. She first took the voice in the admission of the पहली लेडीज थी, और after that entered in the Sangha, became the teachers of them and became the theories. महिलाएं वुमेन्स की कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, और इन्होंने बहुत इंथुजिज्म से वर्क किया संघ के प्रचार में। उनको राइटर्स भी होती थी, अच्छा टीचिंग भी करती थी। मोर ओवर कुछ उसमें से जो थी, सम ऑफ द जो भिक्षुणी थी, दे वेयर द इंटर इन द संघ और बिकेम द टीचर्स धम्म लेटर थेरीज। द टर्म थेरीज मीन द रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेन्ड द लिबरेशन। और कुछ उसमें थेरीज की क्वालिटी, थेरीज की रैंक दिया जाता था। थेरीज मीन्स वो वुमेन की रिस्पेक्टेड वुमेन कि जिन्होंने who had attained the liberation, इन्होंने लिबरेशन अटेंड कर लिया, यानी कि निर्वाणा उन्होंने पा लिया है। तो उनको ऐसे लेडीज को, उसमें वोमेन को, भिक्षुनीज को थेरीज कहा जाता था। एंड दे हैड द वेरी रेवरेंस इन द सोसाइटी and the respect in the society. They marked the high respect, and admission to Sangh was known as a उपसंपदा। इसमें जो एडमिशन लेना होता था उसको उपसंपदा कहते थे, एंट्रेंस को उपसंपदा। एंड द भिक्षुस एंड भिक्षुनी हैड द ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स व्हाइल लिविंग इन द संघ। इनको संघ में रहते हुए कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स का फॉलो करना होता था, स्वाभाविक था, नेचुरल था। एंड इसमें से पहला है कि दे कंटेंड इन द विनय पिटक। मैंने पहले ही कहा कि दे संघ में हुए दे हैड टू फॉलो and abide by the rules of the Sangha, and these rules were drawn from the Vinay Pitaka. Understand? And this is the Vinay, these rules framed in order to make their lives disciplined and keep them away from luxuries and comforts. रूल्स इसलिए बनाए गए थे कि उनका अलाइनमेंट ना हो वर्ल्डली लाइफ से, लग्जरी से, ग्रीड से, लालच से, ये सब चीजें से इनका अलाइनमेंट ना हो। यानी कि मुझे कहने का मतलब कि जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उससे ये दूर रहे, क्योंकि अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसका ये डिसिप्लिन लाइफ को कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए ये इनको बहुत दूर रखा गया। विचुअली लिव्ड इन सिंपल लाइफ एंड संगा, जो भिक्षुस थे, भिक्षुस, वो सिंपल वे ऑफ लिविंग था। एंड पॉजेस्ड ओनली द एसेंशियल रिक्विजिट्स फॉर सर्वाइवल। बस थोड़ी सी जो सर्वाइविंग के लिए या रिक्विजिट्स जो थिंग्स थे वो थोड़ा सा वो रखते थे, नथिंग एल्स। एंड दे पॉजेज ओनली ए बॉयल टू रिसीव फूड वंस ए डे फ्रॉम द लेटिन। वंस ए डे, बस एक बॉयल होता था और वो रखते थे और एक दिन के लिए वो इच्छा मांग के, दिस सिंपल लाइफ दे हैड। और फॉलोअर्स बिलोंग टू द मेनी सोशल ग्रुप। अब इसमें ये चीज कि गौतम बुद्ध सिंस द वो एक रिपब्लिकन फॉर्म से इन्फ्लुएंस थे और वहां से वो बिलोंग भी करते थे। तो उन्होंने क्या हुआ कि एक बिल्कुल ऑल वेयर द सोशल ग्रुप, सारे सोशल ग्रुप्स को परमिशन था एंट्रेंस के लिए। और किंग, आप देखेंगे कि हर तरह के किंग्स भी उनके संग में थे, वेल्दी पर्सन भी थे, और गृहपतिस भी थे, हाउस होल्डर्स जो होते हैं। एंड इसके साथ हम्बल फोक वर्कर्स थे, स्लेव्स भी थे, crafts people. These were the members of, once within a sangha, all were regarded as equal. अगर उस संघ में आने के बाद, अंडरस्टैंड, ज्वाइनिंग के बाद ऑल वेर इक्वल, चाहे आप राजा हो, किंग हो, या स्लेव्स हो या पुअर हो, सभी इक्वल थे उसमें। एंड दे हैड टू द फॉरगेट देयर प्रीवियस लाइफ कि आप व्हाट यू वर इन द पास्ट, वो डिड नॉट मैटर, इसका कोई मैटर्स नहीं, अंडरस्टैंड। और मोर ओवर had to observe certain rules such as abide by their duties, and moreover
they used to bring the alms, and from the householders once in 15 days, एक householder से once in 15 days, not to stay at the place during the rainy season, where there were no, ये मैंने पहले भी कहा कि जो रेनी सीजन वहां पे ये स्टे नहीं करते, एंड वेयर जहाँ की भी चूज नहीं, दे नेवर नाउ स्टेड देयर, कभी वो वहां पे ठहरते नहीं थे, लेकिन वेयर सोएवर, एंड deviate from the bhikkhus from their paths by mixing with them, और एंड abstain from anger, ये किसी से हाउस होल्डर से मिक्सअप नहीं होते थे, नॉट टू डिविएट द bhikkhus फ्रॉम देयर पाथ, कभी अपने रास्ते से विचलित नहीं होते थे, डिविएट नहीं होते थे, और किसी से मिक्सअप नहीं होते, और मोर ओवर हमेशा जो भी है संघ का जो मेंबर्स है ये एब्सटेन रखते थे, बिल्कुल एब्सटेन, किस तरह का, एंगर नहीं, कभी क्रोध नहीं करते, नो एंगर, सेकेंड नो पैशंस, कोई पैशंस नहीं, इसके साथ इल वर्ड्स यूज नहीं करते थे, वर्ड्स में ये बहुत थे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वर्ड्स, एंड मोर ओवर एंड द सिंफुल एक्ट्स तो दूर दूर तक सोचना भी नहीं था, अंडरस्टैंड, तो ये दिस काइंड ऑफ द डिसिप्लिन, एंड इन चीजों से उनको एब्सटेन रखना होता था, अपने को एंगर से, पैशन से, इल वर्ड से, एंड सिंफुल एक्ट से। अब संघ का फंक्शंस क्या था आप जानते हैं, वेरी सिंपल, ऑर्गेनाइजेशन क्या था, डेमोक्रेटिक लाइंस पे, मेंबर्स संघ एंजॉयड इक्वल राइट्स, कंसेंसस वाज अराइव्ड एट ऑल द इश्यूज थ्रू आउट द, अब इसमें देखो एक रूल्स होता था, पहले प्रपोजल लाया जाता था, कोई भी कंसेसर अगर बनाने के लिए, कोई संघ में कोई नियम पास करने के लिए, तो उसमें क्या था कि पहले प्रपोजल लाया जाता था, वंस, टू और थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स ये प्रपोजल होता है, और उस प्रपोजल में थ्री टाइम्स प्रपोजल आते थे, उस पर रीडिंग होती थी, जैसे आज डेमोक्रेसी में क्या है, प्रपोजल आता है ना, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होता है ना पार्लियामेंट में, लोकसभा में होता है ना, और राज्यसभा में, तो सिमिलरली यहाँ भी रीडिंग होती थी, क्योंकि डेमोक्रेटिक पैटर्न का था, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग प्रपोजल्स पर, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो ये अनएनिमसली पास होता, लेकिन अगर उसमें कहीं डिफरेंसेस आए तो क्या होता था, उसमें वोट डिवीजन किया जाता, यानी कि उस पर वोटिंग की जाती थी, और उस वोटिंग के लिए अधिकारी होता था, और ये सारे वोटिंग को कंडक्ट करता, उसमें कलरफुल वोटिंग सिस्टम होता था, कलरफुल, और उसी सिस्टम से सेक्रेट वोटिंग सिस्टम भी, जैसे हम लोग बैलेट होता था, उसमें कलरफुल उनकी बैलेट होती थी अपनी तरह का, उसका एक अधिकारी होता था, वो सारे उसके सुपरविजन में ये प्रोसेस किया जाता था, और ये प्रोसीड्यूर्स किया जाता था, और उसके बाद बाई द वोटिंग सिस्टम, अगर ज़्यादा कॉन्सेंसस, ज़्यादा मत है, वोट ज़्यादा है तो पास है, और कम है तो इस तरह से एक डेमोक्रेटिक पैटर्न उन्होंने बनाया, और दैट वाज द वेरी मच वेरी मच गुड है, और कहते हैं कि बहुत ही अच्छा एक प्रक्रिया थी, और डेमोक्रेटिक था, ज़्यादा मच डेमोक्रेटिक था, एंड मोर ओवर इसका संघ में देखो was the first organization of the monks in the world, and perhaps the most democratic progressive, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव इस सेंस था, डेमोक्रेटिक था कि सभी के लिए अलाउड था, कोई कास्ट बैरियर्स नहीं थे उसमें, और सभी कास्ट क्लाइंस के ऑल कुड ज्वाइन दिस, प्रोग्रेसिव था, और स्ट्रेंथ ऑफ, और यही बुद्धिज्म का मेन स्ट्रेंथ था, और बुद्धिज्म की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने का बहुत बड़ा ये हम कहेंगे बड़ा वेपन था उनके पास, एंड इट कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन द प्रोपेगेशन ऑफ, इसने संघ ने
एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया पूरे, नॉट ओनली इन इंडिया। आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा कि जापान, जावा, सुमात्रा, बर्मा, थाईलैंड, चाइना, वेस्ट एशिया, ये एवरीवेयर दिस रिलीजन्स वाज स्प्रेड। और श्रीलंका, मतलब पूरे जो फार ईस्टर्न हमारे कंट्री हैं, फार ईस्टर्न कंट्री वेयर, और इधर वेस्ट एशिया में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। और इसका बहुत से फैक्टर्स भी है, लेकिन हम जैसे इसके प्रोपगेशंस के बहुत से फैक्टर्स इसके पीछे हैं। लेकिन अब हमें एक बात करेंगे कि जैसे अब ये रिलीजन आगे इसमें स्प्लिट हुआ, और ये स्प्लिट कनिष्क के टाइम में हुआ। संघ में इस बुद्धिज्म डिवाइड हुआ। ऐसे तो बहुत से कल्ट अब बन गए बुद्धिज्म में, लेकिन जो मेन ब्रेक हुआ इसका, इस बुद्धिज्म का, वो हीनयाना और महायाना में हुआ। और ये बुद्धिज्म हीनयान महायान में इसका एक रीजन ये था कि फर्स्ट की फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वो बुद्धिस्ट काउंसिल ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ, और कनिष्क उस वक्त किंग था, अंडरस्टैंड, उसी ने ऑर्गेनाइज किया। और वहाँ पे ये 100 एडी के लगभग, उसी के टाइम में ये काउंसिल कन्वेंट किया गया, सेवरल काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंट किया गया। और काउंसिल कुड नॉट सक्सीड टू रिमूविंग द डिस्प्यूट्स। बुद्धिस्ट संघ में एक डिस्प्यूट्स हुआ, दो विचारधारा इसमें आ गए। क्योंकि देखो एक चीज और है कि जो गांधार स्टेट है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर गांधार, उस इलाके में वेयर इन दिस रीजन वो बुद्धा की, गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। और महायानिस्ट गौतम, एक ऐसा सेक्ट हुआ जो कि गौतम बुद्ध को गॉड स्वरूप मानने लगा, एज ए गॉड। और दूसरा एक ग्रुप था जो उन्होंने कहा कि नहीं, गौतम बुद्ध के जो रूल्स हैं, जो नियम, वही हमारे लिए रेवरेंस हैं, और वही दैट इज द, और उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। गौतम बुद्ध को हम एक गॉड के रूप में नहीं, बल्कि एक उनके सरमन से वही हमारे इटर्निटी रहेगा। दैट विल बी द कैरिड, दैट विल बी द कैरिड हेड। इसी पर दोनों में फैक्शन हुआ, और ये डिस्प्यूट से रिजॉल्व नहीं हुआ, और फाइनली ये हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया। फर्स्ट, अब इसमें डिफरेंस क्या था? तो हीनयान वाज ओरिजिनल एंड अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ द बुद्धा। बुद्धा जी, आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध क्या कहा था उन्होंने जब सक्सेसर के बारे में? कहा कि नहीं, ये कोई मानव इसका सक्सेसर नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग। ये माई सरमन्स एंड द रूल्स, ये माई सरमन्स है, वट एवर द सरमन, दैट विल बी द, जो बुद्धिज्म का जो टीचिंग है, जो सरमन्स है, यही दैट विल बी द कैरिड अवे, कैरिड अवे, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। दैट विल लैम्प, दैट विल द लीड एलवेज एंड फॉर द लिबरेशन, और यही रूल करेगा दैट। लेकिन सम ऑफ द बुद्धिस्ट महायान ए न्यू एंड अमेंडमेंट फॉर्म, महायान उसमें एक नया अमेंडमेंट चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे। और हीनयान जो है ओल्डर बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस से, एंड ग्रेट इंपॉर्टेंस वाज अटैच्ड टू सेल्फ एफर्ट्स इन द अचीविंग द निबाना। ये कहते हैं कि सेल्फ एफर्ट्स करना चाहिए व्यक्ति को निबान पाने के लिए, जैसे गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि सेल्फ एफर्ट्स करो। तो हीनयाना गौतम बुद्ध की जो विचारधारा, जो उनके नोशंस थे, उनके जो थॉट्स थे, जो उनके आइडियाज थे, उसको वो कहा कि उसको आगे बढ़ाया जाए, दैट वे। लेकिन इधर ऑन दी अदर हैंड निबाना, सेल्फ एफर्ट से निबान, यानी कि ये लिबरेशन फ्रॉम दिस बर्थ एंड डेथ one can get by the by one's efforts. Understand? So this was the
But on the contrary, Mahayana was the savior who could ensure salvation. वो कहते थे कि ये savior की तरह एक grand great persons godly image उनका उन्होंने कहा और he is the savior and he could now give us the salvation. वो हमें salvation who could ensure our salvation वो हमें ensure करा सकते। उनकी प्रतिमूर्ति, उनकी प्रतिछाया, उनकी पूजा यही हमें salvation का भी। लेकिन उन्होंने कहा कि नो हम सेल्फ एफर्ट से salvation पाएंगे हीनयाना। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस है। हीनयाना रिगार्डेड बुद्धा एज ए पायस सोल, बुद्धा को एक पवित्र आत्मा मानते थे और ये महायाना बुद्धा एज ए गॉड, ये बुद्धा को गॉड मानते थे गॉड, और हीनयाना एक पवित्र आत्मा मानते थे। दिस वाज द बेसिक डिफरेंस इन दैट। और हीनयाना डिड नॉट बिलीव द आइडल वर्शिप, हीनयाना डिड कभी आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। महायाना believe in the images or worship of the worshipping the images of Gautam Buddha and the Bodhisattva, Bodhisattvas, उनकी इमेज की वो पूजा करते थे। Now this is the here the ultimate objective of Hinayana was to attain nirvana, whereas of the Mahayanist it was the attainment of the स्वर्ग or the heaven। वो कहते थे कि निर्वाणा, वो निर्वाणा पर एम्फेसिस देते थे, लिबरेशन फ्रॉम द बर्थ एंड द डेथ, निर्वाणा। लेकिन ये महायानिस्ट उन्होंने एम्फेसिस किया किस चीज पर? स्वर्ग और हेवन पर। तो महायानीस कुछ लिबरल थे और ये कुछ अमेंडमेंट्स चाहते थे और इसीलिए महायान यानी जो बुद्धिस्ट स्टेचू की पूजा करते हैं गौतम बुद्ध की, और ज़्यादातर ये आर्ट डेवलप हुआ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट आप कहते हैं ना, तो गौतम बुद्ध की बहुत से स्टेचू है ये बनने लगी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स में, और इसके वहाँ पे बुद्धिज्म का बहुत विकास हुआ। महायान सेंटर बना वो, और उसमें क्या था कि उनके बुद्धिज्म जो स्टेचू बने अपॉन दैट देयर वाज अ इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीक आर्किटेक्चर का उस पर बहुत ज़्यादा पड़ा। जो भी आप देखेंगे गौतम बुद्ध के कर्ली हेड्स आप, तो कर्ली हेड ये ग्रीक इम्पैक्ट। क्वाइट जो इनके जो फेस है बिल्कुल क्वाइट एंड काम फेस, ये ग्रीक पर। मॉस्टेच जो उनका है वो ग्रीक इम्पैक्ट है। उनका जो बैठने का ये पोस्चर्स है ग्रीक, अपोलो गॉड वहाँ के जो है ग्रीक्स के, उस अपोलो गॉड्स के जो स्टेच्यू और जो फिगर्स जो बना के पूजा कर वर्शिप करते थे उसी से इम्पैक्ट। और उनके जो वहाँ पे जो मिले हैं स्टेच्यू वो ब्लैक स्टोन्स, जो ग्रीक जो गॉड्स गॉडेस है ब्लैक स्टोन्स में। लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है, ये भी यहाँ भी बने हैं गौतम बुद्ध, तो ये कुछ डिफरेंट है, ये इंडियंस आर्किटेक्चर्स का इस पर बहुत ज़्यादा। तो आप ये दोनों हीनयान, और धीरे धीरे ये जो ग्रेट जो रिलीजन था ये बुद्धिज्म, ये फॉल करने लगा। क्योंकि देखो इसके राइज करने में सबसे बड़ी तो बात ये थी कि गौतम बुद्ध की खुद की पर्सनालिटी, गौतम बुद्ध इतनी डायनेमिक पर्सनालिटी कि नाउ वी कांट से ही वाज ए वेरी हैंडसम मैन, टॉल हैंडसम और वेरी इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। और गौतम बुद्ध, और उसमें हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि उनमें मिरेकल पावर था, चाहिए था, लेकिन कभी उन्होंने इम्फेसिस उस पर नहीं किया। कभी मिरेकल पावर के कहा भी गया, एक बार ऐसा भी कहा जाता है कि नाउ वन ओल्ड लेडी सन डाइड ऑल ऑफ सडन। तो गौतम बुद्ध ज्यादातर लोगों को परसुएट करते थे रीजन पर, तर्क पर और रीजन पे बिलीव करने के लिए परसुएट करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने रिमूवर या जो भी है उस कहा कि इनमें कैरिस्मेटिक पावर है, इनमें एक मिरेकल पावर है, इसलिए शी केम टू हिम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हर सन, और उसने बहुत मिन्नत किया कि गौतम बुद्ध
बहुत परेशान हुए और वो मानते थे कि दिस इज द इटर्नल फैक्ट कि आदमी कभी जिंदा नहीं होता आफ्टर द डेथ। तो इस चीज को कन्विंस करने के लिए उन्होंने यही कहा था, मैंने जैसे कि एक है कि जाओ वो और आप देखो उस वहां से ब्रिंग द ए हैंडफुल आर्म्स फ्रॉम देयर फ्रॉम द हाउस वेयर नो बडी हैड डाइड, कोई वहां मरा नहीं, तुम उस ऐसे घर से पूछ कर मुझसे लो। सी नाउ वॉन्डर एंड रोम्ड होम टू होम, हर जगह हो गई और उन्होंने मतलब ऐसा कहा कि भाई आपके यहाँ डेथ नहीं हुई तो मुझे दे दीजिए, लेकिन नहीं हमारे यहाँ नो नन ए हाउस सी गॉट, आई लौट कर थक गई। गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो कोई भी ऐसा, ये इटरनल सत्य है और हर कोई भी इससे बच नहीं सकता और डेथ इनइविटेबल है, नोबडी कैन चेक दिस, यही जीवन का हार्ड फैक्ट है और ये सत्य है कि मृत्यु ही सत्य है अल्टीमेटली। तो बुद्धा का जीवन, अब इसमें गौतम बुद्ध, ये जो बुद्धिज्म है ये आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत, लिटरेचर के फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, अंडरस्टैंड। और इसके साथ साथ जो एक सोशल अवेकनिंग में जो कंजर्वेटिज्म और ब्राह्मणिज्म के में बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है, एक डेमोक्रेटिक रिलीजन था ये। और आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं है बुद्धिज्म, लेकिन आज इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर है बुद्धिज्म। फॉर इंस्टेंस कंट्रीज का जो मैंने नाम लिया, हर जगह बुद्धिज्म। और दूसरी बात कि यहाँ पे इसके डाउनफॉल में बेसिकली गौतम बुद्ध राइज में तो बहुत से फैक्टर्स थे, लेकिन डाउनफॉल में कुछ फैक्टर्स ऐसे थे, इसमें कई ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट में कई हीनयान, महायान, थेरवादी और इसके बाद और ये तंत्रयान, बहुत से इसमें डिवीजन हुए और कुछ तो डिवीजन होते होते ये इतना क्लोज है गए, बाद में इनको रॉयल प्रोटेक्शन भी नहीं मिला और अल्टीमेटली इतना क्लोज हो गया, दे बिकेम टू क्लोज टू द टू द ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म के बहुत क्लोज हो गए। तो लोगों ने ये सोचा कि देयर इज नो डिफरेंस, इतना करप्शन हो गया, पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली तंत्रयान और जो औदरयानज होंगे ये बिल्कुल सेक्रीफाइस देना, वाइन का यूज करना और कई ऐसे इन्होंने तावीज पहनना, ये सब चीजें कई कई ऐसे चीजें हैं जो कि ब्राह्मणिज्म के काफी करीब था। तो लोगों ने ये, और करप्शन एक अलग थी, वोमेन के संघ में इंटर करने से इसमें करप्शन रैंपेंट हो गया लेटर ऑन, और ये बहुत बड़ा फैक्टर हुआ इसमें। और दूसरी बात, सेकंड थिंग है कि लोग ये मानने लगे कि दिस इज द क्वाइट सीम्स टू बी द इक्वल टू द ब्राह्मणिज्म, तो क्यों ना ब्राह्मणिज्म ही अपनाया जाए। लगभग इसमें इतने रिचुअल्स होने लगे लेटर ऑन, लोगों ने कई डिवीजन हुआ इसके, कई कल्ट्स बने, उसमें रिचुअल्स इन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो रिचुअल्स, दो रिचुअल्स वेयर इक्वल टू द ब्राह्मणिज्म। और गौतम बुद्ध जैसे इसमें आगे कई फैक्शन होता ही चला गया, तो कई तरह के करप्शंस, तो इसके डाउनफॉल में कई फैक्टर्स इसमें, और पॉलिटिकल प्रोटेक्शंस नहीं मिला उस वक्त गौतम बुद्ध के टाइम में, काफी प्रोटेक्शंस मिला था कई राजाओं ने, जैसे आप जानते हैं अशोक द ग्रेट, उसने इसके इनके प्रोपेगेशंस में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, ग्रेट किंग। तो लेकिन बाद में लेटर ऑन ये प्रोटेक्शंस। दूसरी बात कि जो मुस्लिम्स अटैक हुई, उसने जो बची हुई थी वो बर्बाद। जानते हैं कि बख्तियार खलजी ने क्या किया, जाके नालंदा जो बुद्धिस्ट सेंटर था, फिलोसफिकल सेंटर्स था, उसको डिस्ट्रॉय, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स में जो भी मुस्लिम अटैक किए, तो पहले उन्होंने किसको टारगेट किया, ये जो संघ थे, संघ के मेंबर्स को उन्हें कत्लेआम किया। फिर यहाँ इंटर आए बख्तियार खलजी ने, नालंदा यूनिवर्सिटीज में जो लाइब्रेरी था, 6 महीने तक, 6 मंथ तक वो किताबें जलती रह गई और पूरा डिस्ट्रॉयड कर दिया, वो सेंटर था बुद्धिस्ट सेंटर। इस तरह से मुस्लिम अटैक ने जो भी बचा था इसका रिच हेरिटेज उसको। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करें, फिर आगे